नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। प्रदेश में अब सिर्फ एक मुकदमे पर भी लग सकता है यूपी गैंगस्टर एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर। कानपुर में बना यात्री विमान मॉरिशस में भरेगा उड़ान, जाने क्या है इसकी खासियत। श्रमिक बोर्ड के 800 कर्मियों का बढ़ेगा 10% मानदेय, बेटियों की शादी के लिए मिलेगा 1 लाख का अनुदान। बुलडोजर के बाद अब कौन सा नया हथियार ला रही है प्रदेश सरकार, जाने क्या है प्लान। अब मेरठ के हस्तिनापुर में बनेगा 8 तेंदुओं की क्षमता का रेस्क्यू सेंटर। यूपी के 56 जिलों में नए और सीमा विस्तार वाले 151 निकायों का होगा परिसीमन, बनेंगे नए वार्ड। और अब खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने अपराध और अपराधियों पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर किसी आरोपी पर पहली बार केस दर्ज होता है और वो अपराध में शामिल पाया जाता है तो भी उस पर यूपी गैंगस्टर एक्ट और एंटी सोशल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। ये आदेश जस्टिस MR शाह और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने दिया है और साथ ही इसको लेकर महिला द्वारा दायर की गई याचिका खारिज कर दी गई है। बताते चले कि ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में एक महिला द्वारा दायर किए गए मामले में आया है, जिसमें याची ने कहा था कि उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, वो पहली बार एक आपराधिक मामले में आरोपी बनाई गई है, इसलिए उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट नहीं लगाना चाहिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के गैंगस्टर अधिनियम 1986 की धारा 2/3 के तहत सुनाए गए फैसले को सही ठहराया और महिला की याचिका को खारिज कर दिया है। इस तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि इस एक्ट के तहत कार्रवाई का एकमात्र आधार किसी गैंग का सदस्य होना नहीं है, साथ ही एक से ज्यादा अपराध का रिकॉर्ड होने की भी कोई जरूरत नहीं है। यानी कि किसी गैंग का सदस्य न होने पर भी किसी पर एक अपराध का ही आरोप है तो भी गैंगस्टर कानून के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और अब बारी है हमारी दूसरी खबर की। हमारा भारत देश न सिर्फ डिफेंस इक्विपमेंट्स और एरोनॉटिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, बल्कि इनका निर्यात भी करने जा रहा है। भारतीय तकनीक का डंका अब विदेशी धरती पर भी बजने लगा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL कानपुर के नाम ये उपलब्धि जुड़ चुकी है। HAL कानपुर में बना मेड इन इंडिया यात्री विमान DO-228 बहुत जल्द मॉरिशस के आसमान में उड़ान भरने जा रहा है। ये मॉरिशस सरकार को सौंपा जाने वाला चौथा DO-228 यात्री विमान है। ये एक हल्का विमान है, इसमें ग्लास कॉकपिट लगा हुआ है। इसके साथ ही इसमें ज्यादा हॉट और हाई परफॉर्मेंस वाले सक्षम एरो इंजन लगाए गए हैं। इसको लेकर 10 सितंबर 2021 को HAL और मॉरिशस सरकार के बीच समझौता हुआ था। इससे पहले मॉरिशस सरकार को 3 DO-228 वायुयानों की आपूर्ति की जा चुकी है। पहले DO वायुयान MPCG-A की आपूर्ति 1990 में की गई थी। साल 2004 में दूसरा विमान MPCG-3 और साल 2016 में तीसरे विमान MPCG-4 की आपूर्ति की गई। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव के समय अपने संकल्प पत्र में श्रमिकों से किए गए वादे पूरे करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है, जिससे सभी रजिस्टर्ड मजदूरों को अब किसी भी तरह का आवेदन करने के लिए दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। साथ ही श्रमिकों के कल्याण के लिए सरकार ने करीब 800 आउटसोर्सिंग कर्मियों के मानदेय में 10% की मासिक वृद्धि, श्रमिकों की बेटियों का शादी अनुदान बढ़ाने और 1 लाख तक का कोलेटरल फ्री ऋण दिए जाने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। श्रम विभाग ने करीब 800 आउटसोर्सिंग कर्मी के मानदेय में 10% वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। ये राशि करीब 800 से 1100 रुपए प्रति माह तक होने वाली है। कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह के लिए दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया गया है। बताते चलें कि सामूहिक विवाह के लिए पहले बोर्ड द्वारा 65,000 रुपए दिए जाते थे। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 1 लाख तक का कोलेटरल फ्री ऋण देने के लिए उन्हें श्रमिक क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस पर बोर्ड ने भी अपनी सहमति दे दी है। कंस्ट्रक्शन वर्कर के बच्चों, अनाथ बच्चों और निराश्रित बच्चों के लिए प्रदेश के 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन शुरू किए जाने के लिए भी प्रस्ताव रखा गया है, जो कि अब स्वीकार हो चुका है। इसके अलावा सभी रजिस्टर्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चों को ग्रेजुएशन स्तर पर मुफ्त शिक्षा प्रदान किए जाने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से क्राइम कंट्रोल करने के लिए पूरे प्रदेश में बुलडोजर का इस्तेमाल किया है, उससे न सिर्फ अपराधियों में खौफ पैदा हुआ है, बल्कि ये सरकार के रुतबे का सिंबल भी बन चुका है। अब इसी बीच सरकार ने अपराध पर लगाम लगाने के लिए एक और नए हथियार का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सरकार का ये नया हथियार है फेस रिकॉग्निशन कैमरा, जो कि अब सड़क पर निकलते ही अपराधियों की पहचान कर लेगा।
सरकार ने एडवांस सर्विलांस सिस्टम के तहत ये कैमरा वाराणसी के चौक, चौराहों और गलियों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लगवाए हैं, जिससे अपराधियों का बच पाना अब मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। इसके साथ ही अब जल्द ही प्रदेश के दूसरे शहरों में भी इन कैमरों को लगवाया जाएगा। ये फेस रिकॉग्निशन कैमरा करीब 50 से 60 मीटर की दूरी से अपराधियों की पहचान कर लेता है। तुरंत ही इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल रूम के सिस्टम में बैठे एक्सपर्ट पुलिस कर्मियों को अलर्ट कर देता है। फेस एल्गोरिथम यानी कि डेटाबेस में मौजूद अपराधी की फोटो को कैमरे से कैप्चर करके पिक्चर से मिलान करेगा और उसकी विशेष पहचान कोडिंग और नाम के साथ प्रतिशत में बता देगा। ये कैमरे अपराधियों की सालों पुरानी फोटो, मास्क, हेलमेट या किसी भी तरह से ढके हुए चेहरों की भी पहचान कर लेने वाला है। अपराधी अपना हुलिया बदलेंगे तो भी अब कैमरे की नजर से बच पाना मुश्किल होगा। ये कैमरे सभी प्रकार के मौसम में काम करते हैं। लाइव फीड के अलावा ये सॉफ्टवेयर फोटो टू फोटो और फोटो टू वीडियो में भी अपराधी को सर्च कर सकते हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट में भारतीय, यूरोपीय और अमेरिकन टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की। हस्तिनापुर वन सेंचुरी में पहले चरण में 8 तेंदुओं की क्षमता वाला लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। रेस्क्यू सेंटर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार हो चुकी है। इस लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 12 जनपदों में मानव आबादी से पकड़े गए तेंदुओं को रखा जाएगा। मेरठ समेत प्रदेश के 4 अन्य स्थानों में बनाए जाने वाले लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर का अप्रूवल सेंट्रल जू अथॉरिटी ने 1 साल पहले ही कर दिया था। देश के वन्य जीवों के बाकी रेस्क्यू सेंटर और इटावा में बने सफारी पार्क की विशेषताओं को समाहित करते हुए रेस्क्यू सेंटर का डिजाइन तैयार किया गया है। तेंदुओं को पकड़ते समय कई बार वो घायल हो जाते हैं और उन्हें इलाज के लिए कानपुर या फिर लखनऊ चिड़ियाघर ले जाया जाता है। इसी समस्या को देखते हुए लेपर्ड रेस्क्यू सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। मेरठ में बनने वाला रेस्क्यू सेंटर सहारनपुर से गाजियाबाद और सहारनपुर से मुरादाबाद तक का भूभाग कवर करेगा। 10 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में बनने वाले रेस्क्यू सेंटर के वृत्ताकार भूभाग को 16 भागों में विभक्त कर इतने ही बाड़े बनाए जाएंगे। पहले चरण में बनने वाले 8 बाड़े तिकोने आकार के होंगे, जिसकी कुल लागत 4.07 करोड़ रुपए होने वाली है। रेस्क्यू सेंटर में घायल वन्य जीवों के इलाज की व्यवस्था होगी और इसके लिए अस्पताल भी बनाया जाएगा। तेंदुओं के खाने के लिए मीट आदि की व्यवस्था के लिए किचन भी बनाया जाएगा। इसके अलावा मृत वन जीवों के पोस्टमार्टम और दफनाने की व्यवस्था भी कराई जाएगी। और अब बढ़ते हैं अपनी 6वीं और आखिरी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए प्रदेश के 56 जिलों में नए और सीमा विस्तार वाले 151 निकायों में परसीमन कराने का शासनादेश जारी कर दिया गया है। इसके लिए नए सिरे से परसीमन करते हुए वार्डों का गठन करना होगा। नए 86 निकायों में नगर पंचायत 83, नगर पालिका परिषद 2 और नगर निगम 1 है। सीमा विस्तार 66 वाले निकायों में नगर पंचायत 36, पालिका परिषद 21 और नगर निगम 9 है। 5 मई तक वार्डों का गठन करते हुए इसकी सूचना स्थानीय निकाय निदेशालय को दी जाएगी। साल 2011 की आबादी के आधार पर गणना करते हुए नए वार्ड बनाने का प्रस्ताव किया गया है। इन जिलों में जालौन, ललितपुर, शाहजहांपुर, बदायूं, पीलीभीत, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, देवरिया, कानपुर देहात, कन्नौज, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, बागपत, बुलंदशहर, संत रविदास नगर, सोनभद्र, बांदा, महोबा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सहारनपुर, बहराइच, बलरामपुर, वाराणसी, जौनपुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, मऊ, आजमगढ़, मथुरा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, हाथरस, अलीगढ़, गोरखपुर, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी और लखनऊ शामिल हैं। बता दें, क्षेत्र के परिसीमन का उद्देश्य समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के बाद भी सभी नागरिकों के लिए समान प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना है। जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का उचित विभाजन करना, जिससे प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को प्रतिनिधित्व का समान अवसर दिया जा सके। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण करना है। फिलहाल हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें बातें यूपी की।